अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूछे है कोई घर तो बताए न बने हैं। अफजल इमाम साहब, मेयर साहब, सलाम अलैकुम। तवज्जो चाहूँगा। पूछे है कोई घर तो बताए न बने हैं, और मुँह शर्म के मारे तो दिखाए न बने हैं। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, ये कभी गलतफहमी हो जाए किसी को। पूछे है कोई घर तो बताए न बने हैं, और मुँह शर्म के मारे तो दिखाए न बने हैं। तुम दोस्त हो कैसे कि दुखावो हो दिले दोस्त, दुश्मन का दिल भी हमसे दुखाए न बने। जिसकी बुनियाद इंसान स्कूल है, और आज जिस बुनियाद पर हम इकट्ठा हुए हैं, और उसके लिए जो किसी मुशायरे में किसी साहब ने कहा था कि दिल के सुकून के लिए कुछ तो इंतज़ाम करूं। दिल के सर, ये दूसरा कॉन्फ्रेंस चल रहा है। रियाज भाई, एक काम करूं, मिले निगाह तो मैं तुझे सलाम करूं। दिल के सुकून के लिए कुछ तो इंतज़ाम करूं, मिले निगाह तो मैं तुझको सलाम करूं। मैं तो बेहोश हूँ, मुझे मशवरा कीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। ये शेर दिलीप कुमार साहब ने कहा था, और आज मेरा दिलीप कुमार, खालिद सैफुल्लाह साहब यहाँ पे खड़े हैं। इनसे मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए अपने उस्तादों के इसमें एक मतलब जोरदार तालियां खड़े होकर के खालिद सैफुल्लाह साहब के लिए जरूर आए। खालिद सैफुल्लाह साहब एक बार खड़े जरूर हो जाएं, ताकि कम से कम बच्चों को ये हमारे दिलीप कुमार, जिन्होंने इंसान स्कूल के पैदाइश से लेकर के आज तक, एक बार खालिद भाई हाथ पर वेव कर दीजिए ताकि बच्चों को दुआ मिल जाए। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद सैफुल्लाह साहब। और जिन मुंतज़मीन ने इस काम को किया है, उनके लिए मैं कहूँगा कि तपिश पतंगों को बख्श देंगे, लहू चरागों में ढाल देंगे। तपिश पतंगों को बख्श देंगे, लहू चरागों में ढाल देंगे। जो इनकी महफिल में रह जाए तो महफिल इनकी संभाल देंगे। इंसान स्कूल के लिए किसी भी बाउंड्री की जरूरत नहीं है, किसी दायरे की जरूरत नहीं है। चिराग से चिराग तो जलने की बात कही जा रही है, और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज इंसान ने इतना बड़ा काम कर रखा है कि जिन्होंने बुनियाद की पत्थर के तौर पे इस स्कूल में काम किया था, और जो आज भी जो वहाँ से फारिग हुए हैं, वो सारे लोग एक छत के नीचे हैं। इस मौके से सिर्फ मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, बड़ी बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कि जो ख्वाब सैयद भाई का था, उस ख्वाब को आगे बढ़ाने में सिर्फ हम नशिस्तम खुरेदम बर्खास्तम न करें, बल्कि कोई एक फैसला पे पहुँचें कि यहाँ से जो शरारा, यहाँ से जो अब्र, यहाँ से जो बादल बन करके उठेगा, वो सारे हिंदुस्तान पे बरसेगा, सारे दुनिया पे बरसेगा। उसके लिए एक लाहे अमल ज़रूर तय करते हैं। मेरी गुजारिश बस इतनी है, इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तालीम के एतबार से तरबियत की बात जो कही जा रही है, उसमें एक बड़ा अजीम मसला है जिसकी तरफ नदवी साहब ने इशारा कर दिया है। हमारे सामने बड़े अजब से हालात में तालीमी इदारे खड़े हैं इस वक्त। कोविड-19 के बाद के हालात जो हैं, उसमें एक मसला बहुत अहम है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, असरी तालीम और रवायती तालीम। इनके दरमियान में जो खलीज हो गई है, हालात ये बने हैं कि मैं जहानाबाद ज़िला काको में एक छोटा सा चिराग सैयद हसन साहब के उस जुनून को लेकर के, जो जुनून उनका था, जिन्होंने मेरे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा था मुझसे, कोई तालीमी सवाल हमसे नहीं पूछा था, सिर्फ ये पूछा था मुझे दीवाने चाहिए, और वो दीवानगी जो थी वो दिल के अंदर आई थी, और उस दीवानगी के साथ मैं जामिया गया था। उस दीवानगी से मैं 7 समुंदर पार जब गया, तो वहाँ से जब ख्याल आया कि दरिया नक्कर पुल मिसमार मेरे अभी लोग रह गए इस पार मेरे, उस ख्याल से आके जब मैंने एक इदारा कायम किया, तो पता ये चला कि पता नहीं कहाँ से ये मसला आया। मैं किसी कंट्रोवर्शियल मसले को बड़े तकलीफ पर नहीं जा रहा हूँ, कहाँ से ये मसला है कि ये दीन की तालीम होगी और ये दुनिया की तालीम होगी। नतीजा ये हुआ कि जब मैंने अपने गांव का सर्वे किया, तो पता चला कि यतीमों के बच्चे, बेवाओं के बच्चे, बेकसों के बच्चे, लातादाद उनकी तादाद ज़्यादा है, जो कफालत नहीं कर सकते, उनके बच्चे तो मदरसे में जाएंगे, मदरसे के सेक्रेटरी साहब के बच्चे स्कूल में रहेंगे। नतीजा ये हुआ उसका, हमारे इमाम साहब के रिटायरमेंट का टाइम नहीं है, उनके लिए पेंशन नहीं है, नायब इमाम की अपॉइंटमेंट की जगह नहीं है, मौलवी साहब की मुद्दत तय नहीं है। लिहाजा ये जो फारिगीन बच्चे 14 साल के हैं, जो हुफ़ाज़ इकराम हैं,
एक मरतबा तो उनके दिल में ये धड़कन पैदा होती है कि मैंने सूरह फातिहा से लेकर नास तक याद कर लिया है। कल को क़यामत का दिन जब होगा तो अल्लाह कहेगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, अर्श का साया मेरे सर पे होगा, मेरे वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। जो लोग जहन्नम के रुसवा हो चुके होंगे उनके लिए मैं इशारा करूंगा, वो जन्नत में जाएंगे। लेकिन कल से जब मैं मदरसे से बाहर रहूंगा तो मुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा। और हद यह है कि वो हुफाज इकराम जो पूरा 30 पारा अपने सीने में जज्ब करके घूम रहे हैं, उनसे न हमने तरावी पढ़ाई, न मैंने इमामत कराया, और उनको कोई जगह दी। नतीजा ये हुआ कि उनके सीने से कुरान भी निकला और एक अजब तरह की कैफियत में वो चले गए। इस सिलसिले में हम लोगों ने एक कोशिश की है। ये कोशिश बीदर में बहुत कामयाब कोशिश है। इंजीनियर खदीर साहब, वो कोशिश टाको में हम लोगों ने किया है कि इन दोनों तालीमी इदारों को एक छत के अंदर लाया जाए और एक ICU क्लासरूम का फॉर्मेशन किया है, जिसमें हम तमाम इंसानी बिरादरी को ये मैं गुजारिश करता हूँ कि मतलब आके उस मॉडल को ज़रूर देखें, ताकि वो बच्चे जो फारिग हो चुके हैं हिफ्ज़ करके, उन बच्चों को दोबारा लौटाया जाए, ब्रिज कोर्स करा करके उनको +2 तक कराया जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनको तैयार किया जाए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो बच्चे असली तालीम में हैं उनके अंदर जो तरबियत का निज़ाम इंसान स्कूल में सिखाया है, उस इंसान स्कूल के निज़ाम को झोपड़ियाँ तो नहीं बना सकते हम, लेकिन उनकी रूह को हम वहाँ तक ले जा सकते हैं। इसके लिए तमाम असातिज़ा इकराम जो यहाँ मौजूद हैं, जिनके पास तजर्बे की अथाह दौलत पड़ी हुई है, क्यों नहीं इंसान अलुमनी एक ऐसा ठोस कदम उठाए कि इन असातिज़ा को लेते हुए और आपके रिसोर्सेज को लेते हुए इंसान स्कूल का जो मिशन है, उस मिशन को सैयद भाई कैद में कभी नहीं रखा उन्होंने, बाउंड्रियों पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, टट्टी और बट्टियों की जो दुनिया थी वो फैलाते चले गए। इंसान स्कूल के उस मिशन को लेके हम सारे दुनिया में फिरें और घूमें। और जो तालीमी इदारे से 2 काम हम चाहते हैं। एक तो काम ये है कि ऐसे तालीमी इदारे, जैसे नदवी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, ऐसे इदारों को क्या सपोर्ट दिया जा सकता है, इंसान अलुमनी उसके लिए कमर कसे। दूसरी बात ये करें कि ऐसे इदारे जो चल रहे हैं उनका एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और उनके असातिज़ा को अगर तरबियत की ज़रूरत है तो तरबियत के लिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह खालिद सफुल्लाह साहब हमारे पास हैं, अल-इमाम साहब हमारे पास हैं, मेहता भाई हमारे पास हैं, हमारे वो टीचर्स ट्रेनिंग के उस्ताद हमारे पास हैं, बहुत सारे असातिज़ा हैं। इनको बुला करके एक सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम का इंतजाम कराइए ताकि सैयद साहब की वो लेगेसी जो है वो नीचे तक जा सके। मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ क्योंकि ग्राम कातिबी खड़े हैं हमारे साहब, और मैं इसी के साथ सितारों के वैसे चिरागों की नौ तक बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हम भी मुसाफिर होंगे, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। अब इसके बाद लंच का सेशन है। बस एक छोटा सा ऐलान है कि पिछले साल और उससे पिछले साल जो कोविड का मामला रहा 2020 में और 2021 में, तो इसमें हम लोगों के बहुत से जानने वाले अलीगढ़ से लेकर के अपने इलाके में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में बहुत से लोग दुनिया से चले गए, हमको छोड़कर। अभी मेरे पास एक लिस्ट आई इंसान स्कूल के सिलसिले में कि राजेश्वर वैद साहब, राजेश्वर भाई, और अतुल कुमार गुप्ता जी, अतुल कुमार गुप्ता भाई, सॉरी वहाँ तो सबको भाई कहने ही है। शबनम आपा जी शायद याद होगा, हमारे बैच को उन्होंने हम क्लास 5-6 में हम लोगों को पढ़ाया लिखा, डैडो भाई की बहन, उनका भी इंतकाल हो गया पिछले साल। और ये लास्ट वाला नाम क्या है भाई? पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो ये लोग जी इनका भी कोविड में इंतकाल हुआ। मंसूर भाई के, ये मंसूर भाई के भाई थे। आप तमाम लोग इनके लिए खराजे अक़ीदत पेश करें, इनके लिए दुआएं करें और इन्हें याद रखें। ये हमारे दरमियान के लोग थे जो नहीं रहे। अब मैं बाज़ाब्ता अनाउंस करता हूँ कि ये फर्स्ट सेशन हमारा मुकम्मल हुआ और इसके बाद सेकंड सेशन हम लोगों का 1 घंटे 10 मिनट के बाद शुरू हो गया। दरमियान हम खाना खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और कमेटी के इराकी के बारे में अभी बाद में ऐलान किया जाएगा, अभी जिम्मेदारों का ऐलान हो जाएगा।
और फिर बाकी जो तलबा जितने हमारे अलमनी शरीक हुए हैं सबको मोमेंटो दिया जाएगा। एक एक करके स्टेज पर आएंगे और लेंगे। आप आइए, अपने जज्बात एहसास से हम लोगों को महसूस करें। भाई तो समझे नहीं कि हम बच गए, लेकिन हमारा नाम याद था और हमको बुला लिया गया। इंसान स्कूल से एसोसिएटेड सभी असातिज़ा कराम, मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे छोटे बड़े भाई बहन, हम शुरू यहीं से करते हैं कि सैयद भाई ने जब स्कूल शुरू किया था, एक शेर, मैं अकेला ही चला था मंजिले जाने, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। सैयद भाई के साथ सईदा नज़ीर बाजी, खालिद सैफुल्लाह भाई, तीन, और उसके बाद फिर अबू मुज़फ़्फ़र हुसैन, और नेक्स्ट में 5वें नंबर पे सैयद भाई मिला के हम आए। इंसान स्कूल जब शुरू हुआ था, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, 36 बच्चों से 2 टीचर से, और उर्दू मीडियम से शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, 36 से 40, 40 से 50, इसी के आसपास थे। इसके बाद सैयद भाई के मन में आया, खालिद सैफुल्लाह भाई के मन में आया सबके, कि हिंदी मीडियम इसमें शुरू होना चाहिए। तो हिंदी मीडियम शुरू करने के लिए उसमें तालीम बिरादरी में हमारे आने से पहले ही छप चुका था, और लगभग 20-22 बच्चों का हिंदी मीडियम के एडमिशन भी हो चुका था। उर्दू के अखबारों में निकला बिहार में, इंग्लिश के अखबार जिसको हमने पढ़ के अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिया था, वो हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। हम अगस्त के लास्ट वीक में 67 में हम यहाँ पे इंटरव्यू देने आए, और इंटरव्यू के बाद वापस कर 13 सितंबर को हमने ज्वाइन किया। यानी हिंदी मीडियम की शुरुआत जैसे उर्दू मीडियम की 14 नवंबर 66 से हुई, तो हिंदी मीडियम की शुरुआत 13 सितंबर 1967 से हुई। ये एक आपके इंफॉर्मेशन की। हालांकि उस समय बच्चे 20, 22, 23, 24 आ चुके थे, और क्लास पहली, दूसरी, तीसरी का मल्टीग्रेड टीचिंग, यानी सब मिलके और ग्रुप बना लिए, ये बच्चे इनके साथ रहेंगे, इनके साथ रहेंगे। बाद में एहसानुज़्ज़मा भाई, अहद भाई, योगेश्वर प्रसाद भाई, सईद तिब्बती जो लद्दाख के थे, इसे से कुछ लोग आए। और जनवरी 1968 में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों क्लास अलग अलग होने लगे, अलग अलग टीचर्स के साथ बैठने लगे। फिर चौथी से 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, फिर कर्पूरी ठाकुर साहब आए 77, 78 में, और उस समय 72 की बात बता रहे, 6ठी सालगिरह के मौके में, जब जैसे इमाम भाई ने बताया कि केदार पांडे आए थे, तो 6ठी सालगिरह 14 नवंबर को शुरू नहीं हुई थी, 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के बर्थडे पे शुरू हुई थी, और 23 नवंबर को खत्म हुई थी। 2 दिन तक तो प्रोग्राम हुआ। उसके बाद फिर बीच में दिनेश प्रसाद सिंह आपके एजुकेशन मिनिस्टर को आए, ब्यूरो 2000 फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर थी, और लास्ट डे में ये लोग आपके कह नहीं, लास्ट डे में केदार पांडे आए। हालांकि किशन में बहुत तरह की बात होती, वो लोग किसी तरह से नहीं आ सके रूमर से, और केदार पांडे ने स्पीच में अपने ये कहा कि जितने एजुकेशन के ऑफिसर यहाँ बैठे वो नोट करने, इस स्कूल को रिकॉग्नाइज करना है। ये सबसे पहली बार आपके इंसान स्कूल को रिकॉग्नाइज करना है। ये 1972 के आपके 23 नवंबर को, और स्कूल आपके चौधरी मुख्तार साहब के मकान में चला, दुलू दादा के मकान इमाम वाली मंजिल में, फिर सोनसा लॉज में उस तरफ, और 72 के 23 अप्रैल 72 पहली ईंट रखी गई इंसान स्कूल के पहले कमरे की, जिस कमरे के ऊपर से हम रहते हो नीचे, जिसमें हसीब साहब एडवोकेट, उनकी मिसेज, उनकी सिस्टर, दोनों ने 2-2 हज़ार रुपये दिया था, यानी पहला कमरा उस समय। और 73 के जनवरी में फिर सोनसा लॉज के स्कूल खत्म हो गए, इंसान स्कूल अपने कैंपस में आए। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बता रहे हैं आपको। और 71 के एंड में बहुत से नए स्टाफ का
सिलेक्शन हुआ सब्जी बाग में आपके पटना में, और 72 में बहुत से नए स्टाफ आए, जिसमें अली इमाम भाई हैं, मदाहिर भाई हैं और लोग थे आपके। उसके बाद में 75 में 76 पे एक और इंटरव्यू हुआ। इसमें स्कूल बढ़ता चला गया। और 1979 की बात बताएं, लगातार स्कूल 100 बच्चों से 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, और 79 में वो हमारे पास एक मोबाइल भी है, इसी में 1054 बच्चे आपके हो गए टोटल स्कूल में। और 1981 में 3 कम 1300 बच्चे हो गए बोर्डिंग और स्कूल मिला के, और शायद 82-83 में भी और बढ़े। और कॉलेज जो 80 में शुरू हुआ तो उसमें 300-350 बच्चे कॉलेज में भी हो गए, इसके अलावा स्कूल के। फिर उसके बाद थोड़ा सा दूसरी चीज़ें हुई, जिसके बाद फिर धीरे धीरे कम हुआ, उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह की कई चीज़ें भी क्यों उतार चढ़ाओ, सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग 1300 से 1400 करीब वो स्कूल में बच्चे हो चुके थे। आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि स्कूल, जैसे कि सभा भाई ने कहा, शफा भाई ने कहा, बीच में हम लोग कम से कम उस मंजिल तक तो पहुँच जितना पहले थे, फिर वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद और आगे बढ़े। क्योंकि 67 में आपके सैयद ने कहा था कि हमें इसे स्कूल को यूनिवर्सिटी में पहुँचाना है। और जब देवानंद कुंवर जब आए थे शकील काकवी भाई के साथ में, उस समय भी अखबारों में यही छपा था कि इंसान को बहुत जल्दी आप यूनिवर्सिटी की शक्ल लेगा। अखबारों को फर्स्ट पेज में इस तरह की बात थी। तो हम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए। लेकिन इधर बदकिस्मती से पिछले 1.5-2 साल में मार्च 2020 से कोरोना पैंडेमिक के तौर पर पूरे वर्ल्ड में आया, और पहली लहर दूसरी लहर उससे ज़्यादा खतरनाक थी, और अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे डिटेल में, आप लोग जो बात करना चाहेंगे, अभी भी पिछले 6-7 दिन का जो है वर्ल्ड में 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख केसेस हो रहे हैं। भले इंडिया में 10, 11, 12 हज़ार है, अभी 4-5 दिन में 14,000 भी थे। ये मत समझिए कोरोना खत्म हुआ, लेकिन हम लोग एहतियात बरतते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज स्कूल के लिए है कि आज स्कूल में हॉस्टल में जहाँ 1-1 हज़ार बच्चे थे, आज स्कूल में जो हमने पिछले हफ्ते पूछा कि सिर्फ 29 बच्चे हॉस्टल में, 29, और हॉस्टल स्कूल मिला के 200 के लगभग इतने बच्चे हैं। अब कितना बड़ा चैलेंज है। और आज की तारीख में स्कूल में फर्दर आपके सोचने के लिए से मौका दे रहे हैं, जब बाद में बैठेंगे, कि प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी नहीं स्कूल में, कॉलेज छोड़ के 35 उस्ताद हैं। अभी हमने सबको नाश्ता खिलाया तो 40 का पैसा देता है, क्योंकि वर्कर्स वगैरह मिला के, तो 35 स्टाफ हैं और 29 बच्चे हॉस्टल में। और उस हॉस्टल में 29 में भी 22-23 ही हॉस्टल में इंसान के नाम पे 6-7 आपके गेस्ट स्टूडेंट जो सिर्फ हॉस्टल का पैसा देते हैं, लेकिन इंसान स्कूल के नहीं माने जाते हैं। इसका मतलब 22-23 या 35 स्टाफ हैं। और कुछ कोशिश हम लोग ये होनी चाहिए किस तरह से करें, कैसे हॉस्टल की तादाद बढ़े। और हमने एक ही सजेशन दिया था कि कुछ हम लोगों को, शफा भाई मौजूद है, स्टाफ के सामने भी कहा कि कुछ इंसेंटिव्स रखने होंगे 55 सालगिरह पर। गवर्नमेंट ने भी आपको कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कर्नाटक में कई जगह पे कि बच्चे इसलिए स्कूल नहीं आ रहे हैं कि वो समझते हैं कि इतना महीना हम नहीं आए तो हमें पिछली फीस भी देनी पड़ेगी। अगर उनके सामने हो कि पिछली फीस नहीं देनी पड़ेगी, उसमें छूट हो, तो बच्चे आराम से आएंगे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा। और दूसरा हमने कहा कि 55 सालगिरह के मौके पर 2-3 महीने का टाइम दीजिए, जैसे दिसंबर में अनाउंस करें, जनवरी, फरवरी, मार्च या फरवरी तक जो बच्चे भी स्कूल में एडमिशन हम 20% उनसे कम लेंगे उन 3 महीने में। कुछ इंसेंटिव तो दें, या इंसेंटिव आप लोग सोचिए कि मेन है कि स्कूल की तादाद बढ़नी चाहिए, तभी उसमें हम लोग जिंदा रह सकेंगे। और दूसरा हम कलकत्ता के बारे में, तीसरा हम अपने बारे में बताते हैं। कलकत्ता का बहुत बड़ा इम्प्रेशन है। इंसान स्कूल में जो बच्चे हॉस्टल में आए हैं पिछले दिनों में, माना कि अच्छे दिन में, बिहार को छोड़ के, यहाँ किशनगंज, अररिया, पूर्णिया को छोड़ के, शहरों में भले बिहार का हो, पटना या दूसरे स्टेट्स में, यूपी, दिल्ली, नेपाल, अदर जगह में, तो सबसे ज़्यादा बच्चे कलकत्ता से ही हमारे स्कूल में आए हैं, डिफरेंट बैच के। तो मुबारकबाद है कि आपके वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में जो प्रोग्राम हो रहा है, तो कलकत्ता वो भी क्रेडिट जाता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे कलकत्ता के आपके स्कूल में आए।
इंसान स्कूल में जो बिजली लगी वो भी कैलकाटा के गार्जियन थे, उन्हीं के पैसे से लगी। इंसान स्कूल में टेलीफोन लगा वो भी कैलकाटा के गार्जियन थे। अच्छा, ये तो स्कूल के हिसाब से, हम अपने हिसाब से बता दें तो कई लोगों ने आपके स्कूल में बीएड करना शुरू कर दिया। इमाम मैंने बीएड किया, एमएड किया, एमए किया एजुकेशन में। इस तरह से हमने भी आपके उस जोश में कि यूनिवर्सिटी का है तो हमने भी इसी शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन में एमएड कंप्लीट किया। बीएड हमने इंजीनियरिंग प्लस बीएड हमने किया 67 में। और एक असाइनमेंट हमारी 5 मिनट लेट जमा हुई थी, जमा नहीं हुई थी क्योंकि उसको नंबर काउंट नहीं किया, 9 नंबर 9.5 नंबर हमारे सेकंड डिवीजन हो गई। तो बहुत गुस्सा था। तो 15 साल 67 और 15 82 साल 15 साल के गैप के बाद हाफ ईयरली तक हमने 55% ले आता है। लेकिन मन में था कि फर्स्ट डिवीजन आनी है। तो रिजल्ट में 67% नंबर था। 4 साल का यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ा वेस्ट बंगाल में यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वो चैलेंज था। क्योंकि हम बर्दवान, कैलकाटा, घूमना फिरना, सर्कस, सिनेमा सब भूल गए, क्योंकि मन में यह था कि फर्स्ट डिवीजन आनी है। तो सब्जेक्टली हर सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीजन आया। उसके बाद आपके 67%, 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। और पीएचडी के लोग चक्कर लगाते हैं, कौन से गाइड मिलेंगे। हमें तो ऑन ए कप ऑफ टी करते गाइड अपने से एक्सेप्ट करेंगे, सबसे अच्छे गाइड थे क्योंकि फर्स्ट क्लास फर्स्ट उसमें आ गए। और पीएचडी भी हमने ऐसे टॉपिक पे किया जो आज तक हमने अपनी लाइफ में किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में देखा तो उसे स्टेट लेवल का टॉपिक किया। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल के टॉपिक होते हैं। हमने पूरे बिहार में जो प्रोग्राम चल रहा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उसका इवेल्युएशन हम करेंगे उस पीएचडी में। ये पहला ये क्रेडिट। जब 4 साल 5 साल 6 साल हो गए पीएचडी में, हर बार रिन्यू कर रहे हैं। इस बीच में शायद जेपी नायक जो प्लानिंग कमीशन में थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो शांति निकेतन पहुँचे हुए थे। उन्हें हमारे गाइड से डिस्कशन किया, हमारे प्रिंसिपल से किया। बोले कि सिंपली पीएचडी करने से थीसिस लाइब्रेरी में पड़ी रहेगी, कोई नहीं पूछेगा उसे। हर पीएचडी ऐसी होती है। आप इसमें ऐसा कि जितनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए अल्टरनेटिव करिकुलम स्ट्रेटेजी बनाइए। उसमें फिर 3-4 साल और लगे। और उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, दूसरे और एनसीईआरटी जो सबसे हेड थे उनसे भी कई बार डिस्कशन हुआ कि इस तरह से प्लान किया, ऐसे कीजिए। नतीजा ये कि पीएचडी कंप्लीट होने से 4 महीना पहले हमें स्टेट लेवल का हाईएस्ट पोस्ट मिल गया। लोग पीएचडी करने के बाद भी महीनों साल लग जाते हैं। और एसपीडी ने ये कहा, हमने अप्लाई किया था जिला लेवल की छोटी सी पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर। अक्टूबर 95 में लेटर आने की, तभी ज्वाइन नहीं किया। नवंबर में ज्वाइन नहीं किया, दिसंबर का एंड। इस बीच यूनिसेफ का आया कि आप 6 वर्कशॉप है, इसमें 1-2 अटेंड कर लीजिए क्योंकि डीआरडी कोऑर्डिनेटर हम थे तो अच्छा रहेगा इंसान स्कूल स्टाफ को भी, आपको भी। हम उस समय सोचे हेडक्वार्टर मिलते हुए जाए। कोई गया में था, कोई रांची में था, कहाँ पे था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने, जो स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, उनसे मिलवा दिया। वो बोले आपका सिलेक्शन हुआ, आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो आपका 3 महीना हो ज्वाइन किए, लेटर भेजे। और एक कप ऑफ टी 5 मिनट के अंदर बोले आपको डिस्ट्रिक्ट में नहीं, आपको स्टेट में हम रखें। और हमारे सीएम से बात हुई है कि इस प्रोग्राम को आपसे लॉन्च करवाएंगे, अल्टरनेटिव स्कूलिंग का प्रोग्राम। नतीजे कि 7 डेज का प्रॉमिस लिया। और बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट में से एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे, क्योंकि एडल्ट एजुकेशन में बहुत से काम इस तरह। इसके बाद फिर एनसीटी, जिसके अंदर में बीएड एमएड का रिकॉग्निशन होता है, उसके हम रिसर्च ऑफिसर के ईस्टर्न एशिया के और नॉर्थ ईस्ट के, यानी 13-14 स्टेट्स के अंदर 13-14 इसलिए बोल रहे, कभी अंडमान निकोबार इस ग्रुप में आ जाता, कभी साउथ में चला जाता था, एक से आगे पीछे होता था। और एनसीटी के बाद फिर थोड़ा सा गैप आया। एक हमने अपना एनजीओ स्टार्ट किया। एनजीओ का अकाउंट तक नहीं खोल पाया, लेकिन काम हमको मिनिस्ट्री की तरफ से, कभी इग्रो के साथ काम कर रहे हैं, कभी झारखंड गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मतलब बहुत सा पब्लिकेशन हो गया। और उसी के लेटर पैड में एनसीईआरटी में अप्लाई किया, उन्होंने अपने साथ पास रख दिया। हमने कभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं रहे, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं रहे, इंसान स्कूल प्राइवेट में थे। और मिनिमम क्या था कि रीडर विद 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और या प्रोफेसर रिटायर्ड। और हमको उसके बराबर मान लिया, सिर्फ पब्लिकेशन रिसर्च की वजह से। 20-25-30 पब्लिकेशन था।
NCERT 1 साल की रखा, फिर 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, यानी 7 साल चल रहे। उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल के पास CV कहीं से पहुंच गया, कहाँ आखिरी हम खत्म कर रहे हैं, ADB जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसकी तरफ से इंडिया का पहला एजुकेशन प्रोजेक्ट इंडिया में आया। पहले श्रीलंका, नेपाल वगैरह में चल चुका, 3-4 स्टेट कंट्रीज में। तो हाई कमीशन कैलकाटा की जो हेड थी आपके प्रोजेक्ट मैनेजर, उनका एक हमारे पास फ़ोन आता है, बोले इस तरह से एक आपके ऑफर दिख रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का एजुकेशन स्पेशलिस्ट, आप चाहें तो इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। डायरेक्टली हमने CV जमा नहीं, उनका पहले नहीं पहुँचा हुआ था, और नतीजा उसमें सिलेक्शन हो, फिर आगे 1 साल उसमें रहा। हम ज़्यादा नहीं कहते, सिर्फ एक ही चीज़ इसमें हमने कहा, सब लोग जो यहाँ एलमनी बैठे हैं, अगर आप में सलाहियत है तो गवर्नमेंट के सब रूल बदल जाएंगे। जैसे इंसान स्कूल में आपके चीफ मिनिस्टर का भी सब रूल बदल गए, हम झोपड़े में दे देंगे, रिकॉग्निशन दे देंगे, या कर्पूरी ठाकुर का हम ऑटोनोमस स्टेटस दे देंगे, उसमें सब रूल बदल जाएगा। अगर आप में सलाहियत है, आप सचमुच अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेन हमारा कहने का मतलब यही है। तो अब हम इसके बाद खत्म करते हैं। माहौल ये बन रहा है कि सबको मोमेंटो दिया जा रहा है, सब लोग नहीं अपने मोमेंटो को ले लें, ये सारे की चीज़ है, आपके पास रहनी चाहिए। अहम 2-3 बातें हैं। वो सबसे बड़ी बात जो हुई, शिफा भाई ने जो आपकी अपनी बात रखी, मैं नहीं समझता कि हम लोग पूरे तौर पर पूरी बात उनकी सुन पाए, लिहाजा मेरी ज़ाती राय भी थी कि शिफा भाई और गनीमत है कि निगाह गाजी हमारे हैं, ये लोगों को लेके होटल में हम लोग जो हमारे अभी जिम्मेदार बने हैं वो लोग बैठें और सर जोड़कर कुछ न कुछ बात करें, और मेरे ख्याल में वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और उसके बाद फिर उन लोगों को आज ही रात में 9 बजे रुखसत हो जाना है, तो फिर जाने की तैयारी भी करनी है। और अभी 1-2 ज़रूरी ऐलान है, मोमेंटो बढ़ रहा है, वो बढ़ जाए तो मैं ऐलान कर दूँ। वैसे मामला ये है कि अभी जो सदर और सेक्रेटरी एलमनी के बने हैं, उनके नाम का ऐलान होगा, और कमेटी जो बनी है KTP, उसके जो अरकान हैं उनके नामों का ऐलान 2-4 दिन के बाद हम लोगों की उनके ग्रुप में डाल दिया जाएगा कि वो लोग बने हैं, क्योंकि उन सब की रजामंदी लेनी होगी। हमने किसी को तय कर लिया, सारे अरबाब मिलकर, हमारे मंसूर भाई और लोगों ने काफ़ी गौर फिक्र के बाद में हमारा उनके पास वक्त नहीं है या वो नहीं आना चाहते हैं, तो बेकार होगा। लेकिन उनकी राय लेनी ज़रूरी है। तो अरकान का तो नहीं होगा, सदर और सेक्रेटरी का ऐलान अभी कर दिया जा रहा है। अगर सारे एलमनीज रेडी हैं तो मैं अभी बोलूँ, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्या है, और सदर और सेक्रेटरी को अभी हो जाएंगे, जिनका ऐलान हो जाएगा। वो एडहॉक कमेटी है, क्योंकि हमारा इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बना, जब वोटर लिस्ट नहीं बनी है तो फिर कैसा इलेक्शन हो सकता है। तो हम लोग ने ये तय किया था, जितने सीनियर्स हैं सब बैठ के, काफ़ी इस पर बातें हुई हैं, और ये भाई कि एडहॉक बना देते हैं, फिर बाद में इलेक्टोरल कॉलेज जब बन जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह रायशुमारी की जाएगी। दूसरा, हम लोगों की रवायत बना रहे थे कि जब इस साल जहाँ एनुअल हमारा मेगा मीट होगा, कोई ज़रूरी नहीं 14-15 को हो, अगर स्कूल में हो रहा है तो हम 18-20 को कर लें, कभी भी कर लें, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे कर लें, ताकि सब जगह सब लोग शिरकत हो जाए और कहीं ना कहीं किया जाए। उसकी ऐलान 1 साल अव्वल ही हो जाना चाहिए, ताकि लोग फिर वहाँ के लोग उसकी तैयारी करें। जैसे कलकत्ते वाले ने मेज़बानी की है, तो दूसरी जगह तो अभी 2-3 जगहों का नाम है, जिसमें हज़ारीबाग है, दार्जिलिंग है, मुख्तलिफ जगहों का नाम है कि वहाँ होगा। अब जो अभी सदर सेक्रेटरी बनेंगे वो लोग इसके बारे में अपनी राय देंगे, मैं नहीं कुछ कहूँगा। तो मंसूर भाई बात है तो मैं ऐलान करता हूँ। बिल्कुल, हमारे एलुमनी के लिए काफ़ी गौर फिक्र के बाद मोहतरम मंसूर भाई की मंजूरी से मैं इकबाल खान साहब जो हालत हैं,
उनके नाम का ऐलान करता हूँ। एडॉक कमेटी के सदर हम सब नॉमिनी की तरफ से उन्हें कहा हुए हैं। मैं तालियों के गड़गड़ाहट से उनका इस्तेमाल करता हूँ, वो स्टेज पर तशरीफ लाए। हाँ, मैं भी इकबाल के लिए तारीफ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल भाई नहीं बात 2 मिनट मौका देंगे। इकबाल खान साहब हमारे नॉमिनी के सदर हो गए एडॉक कमेटी के, जो आर्जी और पूरी है। चूँकि ये चुनाव नहीं हुआ है, सिलेक्शन हुआ काफ़ी गौर करने के बाद। इकबाल भाई का इस्तकबाल मेहता भाई कर रहे हैं। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह ताला उनके क़यादत में हमारी जो तंजीम बनी है उसको बहुत ताकत दे, क़ुव्वत दे, ताकि वो हमारी मातृभूमि के लिए कुछ कर सके और मिल्लत की भलाई के लिए जो बेहतर होगा वो करें। दूसरा, जनरल सेक्रेटरी के लिए जनाब मुमताज़ुर रफ़ साहब के नाम पर इत्तफाक हुआ है। मुमताज़ुर रफ़ साहब कोलकाता से हैं और बहुत फ़ाल, बहुत ठंडे मिजाज के हैं और सेक्रेटरी के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए उनके नाम पर हुआ। मैं तारीफ करता हूँ। मैं भी इसकी तारीफ करती हूँ। मुमताज़ुर रफ़ साहब स्टेज पर आ जाएं। शिफा शिफा सैयद हफीज़ डायरेक्टर इंसान स्कूल, वो आएँ और मुमताज़ुर रफ़ साहब का इस्तकबाल करें। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका इस्तकबाल कीजिए ताकि मुमताज़ुर रफ़ साहब का हौसला बुलंद रहे और इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करें कि मोहतरम इकबाल खान साहब जो हमारे सदर हुए हैं वो आएँ और अपनी निगाहें दें। हम लोग के अजीज अफजल इमाम भाई एक्स मेयर ऑफ पटना वो कुछ तोहफे लाए हैं। चंद लोगों के नाम हैं जिनको वो ये तोहफा देना चाहते हैं। तो मेरा नाम है निगार वाजी का, मेहता भाई का, इमाम भाई का, प्रशांत भाई का, शकील भाई का, येसु का, उसके बाद रफीसा भाई का और मीरा खालिद अब्दुल्ला साहब का, एक फारूक भाई हैं, ताजुदा भाई, डैडू भाई और हकीम भाई। ये तोहफा इनकी तरफ से इन लोगों को दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि पहले इकबाल भाई कुछ बातें कर लें और उसके बाद सब कर लें। लिहाजा भाई मुजफ्फर भाई जा रहे हैं। आइए अभी लंच के दौरान हम लोगों के ज़माने में 1981 में एक हादसा हुआ था स्कूल में। इत्तेफाक से जिनके साथ हादसा हुआ था वो यहाँ मौजूद हैं, रिजवान सईद साहब जिन्होंने उनकी जान बचाई थी, वो भी यहाँ मौजूद हैं, शाहिद हसन मलिक साहब। तो ये सभी दोस्तों का एक ये हुआ कि उनको अभी कुछ इस चीज़ के लिए याद करना चाहिए, एज ए गुड जेस्चर कुछ उनको पेश करना चाहिए। लिहाजा हम शाहिद मलिक साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आ करके और रिजवान सईद साहब अपने हाथ से देंगे, दोनों ही आएंगे। दौड़े थे लोग तो उसमें हम भी थे भाई। तुम्हें 10,000 का चेक है, रिजवान जो है शाहिद को 1 लाख का दे रहा है। आइए भाई। सईद साहब जो हैं इन्होंने बचाया था, सॉरी इनको बचाया था शाहिद हसन मलिक साहब ने। सॉरी एजाज उनके तौर पे हाँ जी जी बिल्कुल। शाहिद हसन मलिक के बारे में मेरे ख्याल से तमाम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि सबसे अच्छे फुटबॉलर अपने वक्त के रहे, स्कूल के इंतहाई हद लजीज प्लेयर रहे और 100 मीटर्स वगैरह सब, चूँकि स्पोर्ट्स का बिल्कुल गढ़ था हमारा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वहाँ पर ये बहुत एक्टिव, बहुत पॉपुलर थे और हर कोई जानता था इनको। अब इकबाल खान साहब आ रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मोहतरम इकबाल खान साहब, गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। इस हॉल में बैठे हुए मेरे उस्ताद, मेरे भाई और 44 साल के बाद जो बिछड़े हुए भाई बहन मेरे उस्ताद से आज मुलाकात हुई, ये बहुत ही बड़ी फर्क की बात है। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था इस मुकाम पे आकर दोबारा अपने भाइयों से मुलाकात होगी। ये सिलसिला 4-5 महीने पहले स्टार्ट हुआ। मुझे ग्रुप में जोड़ना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम इंसान स्कूल के किसी भी ग्रुप में नहीं थे, ना हमें कोई जानने वाला था। हम इंसान स्कूल से बहुत ज़्यादा दूरी बना लिए थे। मगर मेरी दिली ख्वाहिश हमेशा रहती थी किशनगंज जाए, मगर इसमें रिजवान का एक बहुत बड़ा हाथ है। कैसे खोजा, कैसे खोज कर इस ग्रुप में जोड़ दिया। जो ग्रुप में जोड़ने के बाद मेरी एक्टिविटी इंसान स्कूल के बहुत ज़्यादा हुई। इसके बाद मंसूर भाई और सारे लोगों से मैं बार बार मिलता रहा कि ये प्रोग्राम सक्सेस कैसे हो। हम हमेशा रात में मंसूर भाई से बात करते थे। जब मौका मिला, मंसूर भाई ये प्रोग्राम फाइनेंशियल की वजह से न रुक जाए, कोई वजह से न रुक जाए, इस प्रोग्राम को सक्सेस जैसे भी करना हो कीजिए, पीछे से हम लोग हैं। मंसूर भाई का इसमें इस उम्र में उनके पैर में इतनी तकलीफ है, हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। हम जब भी कलकत्ता आए, मंसूर भाई पूरा टाइम दिया। कभी होटल देखना, होटल को रिजेक्ट कर देना, हॉल देखना, हॉल रिजेक्ट हो जाना। मंसूर भाई को हमने बहुत ही परेशान किया इस प्रोग्राम के लिए। पहले कोई और हॉल था, बहुत छोटा था, उसको कैंसिल किया गया। होटल छोटा था, उसको कैंसिल किया गया। और ये हम लोगों की नज़र में ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस है। और मंसूर भाई और जितने भी मेरे जानने वाले हैं जो आज हमको ये सदन का पे हमको रखना चाह रहे हैं, मैं तो इस लायक हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मगर मंसूर भाई की बात है, उसको हम उठा नहीं सकते हैं। मंसूर भाई मेरे बड़े भाई हैं। मंसूर भाई के साथ मेरा बहुत बड़ा एक वाकया ये है। मैं इंसान स्कूल इसलिए गया था कि मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। मेरी बहुत बड़ी कमजोरी थी। मेरे फादर डॉक्टर थे, उनके एक दोस्त आए हुए थे पटना से, वो 2 या 4 रोज रुक गए मेरे यहाँ। मगर वो हमको बहुत 1-2 मिनट के लिए देखते थे, फिर हम रूम में चले जाते थे। बोले इसको किशनगंज भेज दो, ये ठीक हो जाएगा। मेरे वालिद बोले किशनगंज में क्या है? बोले वहाँ इंसान स्कूल है, बच्चों में ठीक हो जाएगा। तो हम जब जाने लगे तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी गया। तो वहाँ पे हम 75 में गए। 76, 77 में मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं बहुत ज़्यादा बुखार में रहता था। 77 में 10th पढ़ रहा था। मेरा रजिस्ट्रेशन पूर्णिया से करा करके, पूर्णिया में मेरे बड़े भाई थे, वहाँ से मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद मगर हम किशनगंज आते थे छोटे भाई के पास में, वो वहाँ से मैट्रिक कर लिया। शोएब अख्तर नाम था। तो इंसान स्कूल एक इस मुकाम पे ले गया। बहुत से कॉलेज हम देखे, बहुत से उसके बाद कॉलेज में पढ़े, तो डॉक्टर इंजीनियर तो सब बनाया, मगर इंसान स्कूल इंसान बना के हम लोग को भेजा। सैयद साहब एक मेरी किशनगंज में भी मेरी अच्छाई का या खराबी का है। और हमको कोई डांट देता था, सैयद साहब जैसे हमको डांट दिए तो हम खाना छोड़ देते थे, हम खाना नहीं खाते थे। एक बाजी थी जिनका नाम फिर भूल गए, अभी हम पूछे थे नाम उनका तो अभी नाम याद आ गया। और जफर इकबाल, शबनम बाजी जब तक हमको खाना नहीं खिलाती थी, हम 3 रोज तक खाना नहीं खाते थे। 3 रोज तक जफर भाई जाकर बोलता था कि इकबाल 3 दिन से खाना नहीं खाया है,
तो सैयद भाई जफर सबनम बाजी को भेजते थे तो हम खाना खाते थे। और दिन भर में 10 बार भी अगर मेरे सामने से सैयद भाई गुजरते थे, यही बोलते थे, इस पर सुरखाब का पग लगा हुआ है, सुरखाब का पग लगा हुआ है। जब मेरे वालिद हमको लेने के लिए लाए, ले जा रहे थे, तो हमको जब वो छोड़ने निकले तो हमको याद है सैयद भाई मेरे फादर से ही बोले थे, देखिए इसमें सुरखाब का पग लगा हुआ है, इसको संभाल के रखिएगा। तो ठीक है, एजुकेशन में तो हम बहुत आगे नहीं जा सके। बीएचयू से हम बीएससी एग्रीकल्चर करके पढ़ाई छोड़ दिए वहीं पर, मगर हम बिजनेस में चले गए। तो आज आप लोगों की दुआ से बिजनेस में अच्छे मुकाम पे हैं। मैं धनबाद में रहता हूँ और धनबाद में उस मुकाम पे है, और किसी को मेरी कभी भी जरूरत पड़े आप मुझे याद कीजिए। और मेरे बहुत से भाई लोग हैं धनबाद में जो हो सकता है जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। मेरा ताल्लुकात बिहार के भोपाल से है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरी राजनीतिक पकड़ भोपाल में बहुत बड़ी है। वहाँ पे बच्चों, जब मैं छोटा था, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे किंग मेकर के नाम से बुलाया जाता था। मेरे हाथों से 4 एमएलए, हम जिसके ऊपर हाथ रख दिए वो 4 एमएलए बने हुए, जिसमें एक यहाँ पे सिब्बू आए हुए, उनके भाई परवेज अहमद, उनको एमएलए हम बनाए। उसके बाद 3 आदमी को एमएलए बनाकर भभुआ हमने छोड़ दिया। भभुआ छोड़ने के बाद धनबाद आ गए, धनबाद में बिजनेस चल रही मेरी। अब काम की बात आ जाए, आपने मुझे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा दिया। अब अगला प्रोग्राम ये हम लोग का स्टार्टिंग था, हम सितंबर या नवंबर मौसम को देखते हुए जो आने वाला प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को इससे अच्छा करने के लिए हम चाहेंगे अफजल इमाम साहब से, इसको हम लोग, आप मेरा सहयोग दें, इसको हम लोग बिहार में इससे ज़्यादा अच्छा करें, पटना में करें, या आप जहाँ सजेशन दे दें, मगर आपका मेरे ऊपर हाथ होना जरूरी है। इसलिए अफजल इमाम साहब जहाँ पे हैं, आप उसका हामी भरें। इस प्रोग्राम को आप बोले तो पटना में किया जाए, आप बोले किशनगंज में कर दिया जाए, साथ दें इस प्रोग्राम का। फिर आपसे बात कर लेंगे हम टेलीफोनिक करके, हजारीबाग, पटना, किशनगंज। या कुछ दोस्तों का ये भी राय है कि इसको दार्जिलिंग किया जाए। दार्जिलिंग हो गया तो एक बैच का हुआ, ये तो सारे बैच के लिए है। ठीक है, तो फिर हजारीबाग या पटना 2 का जो हो, तो हजारीबाग में एक प्रॉब्लम है कि ट्रेन रूट नहीं है। चलिए ठीक है, ये इस अगले प्रोग्राम को बिहार में रखा जाए। हाँ, बिहार में पटना ही रखा जाए। चलिए ठीक है, हम इसको अपने स्टेट में खींच के ले जा रहे हैं, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। और एक खास बात है, मन भी लगता था, मैं फॉरवर्ड से खेलता था, अगर कहीं कोई मिस्टेक से गोल नहीं हुआ, पीछे से एक था, लगभग पूरे स्कूल में 200-400 था, तो ये हमको जरूर ठोके होंगे। तो ये एक ग्रुप का फोटो भेजे, तो मंसूर भाई से आप पूछ रहे हैं, ये तो मंसूर भाई है, ये तो बहुत पीटे है, ये कहाँ से फोटो मिल गया आपको? अरे ये तो मैं हूँ, बोले आप हैं। तो बहुत हंसी छूटा मंसूर भाई को ये देख करके। आप से गुजारिश है कि हम लोग आज जैसे मिले, इसी तरह हमेशा मिलते रहें, हर अपने भाइयों के सुख दुख में साथ दें। जहाँ हम इंसान स्कूल के बच्चे हों, जिस तरह यहाँ मिले हैं, वो बाहर में वैसे मिलते रहें, ताकि पता चले कि हम इंसान स्कूल के प्रोडक्ट हैं, हम इंसान स्कूल के तालिब इल्म हैं। हम तो हिंदी मीडियम से क्लास 1 से लेकर BSc एग्री तक हम हिंदी मीडियम से ही पढ़े, इसलिए उर्दू की ज़बान बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। अफजल इमाम साहब बिहार के लिए रेडी हो गए हैं। अगला प्रोग्राम हम लोग बिहार में करेंगे, एक डेट फिक्स करके। आपको जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो इस बात में से ताल्लुकात
रिजवान भाई आपसे बोला जा रहा है, जितने लोग भी हैं आप रजिस्टर देख लें, रजिस्टर में सारे लोगों का नाम है। आप सारे लोग इस ग्रुप में आ जाएंगे ताकि कुछ भी इतना होगी तो तुरंत लोगों के पास चली जाए। आप उस रजिस्टर का फोटो कॉपी अपने साथ ले जाइएगा। खुदा हाफिज़। मोहतरम इकबाल खान साहब सदर अलुमिनी के बाद जनरल सेक्रेटरी जनाब मुमताज़ुल हक साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे और इंशाअल्लाह हाई टी भी है जो हल्के फुल्के नाश्ते के साथ फिर एक दूसरे से गले मिलकर हम लोग इसके अख्ताम का ऐलान करेंगे। वो हमारे कन्वीनर मंसूर हसन साहब। मेरे साथ भी यही हुआ है एक्चुअली। अभी अचानक लंच के बाद जो है मुझे कहा गया कि तुम्हारा नाम दिया गया है जिम्मेदारियों के लिए। हम सदर सेक्रेटरी ये सब चक्कर में न कभी पड़े न मुझे कभी समझ में आया, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कुछ काम किया जाए और काम जो है वो किसी तरह से अपना रास्ता बना करके काम करना वो मकसद रहा है। और यहाँ कलकत्ते में भी बहुत से सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ है और किसी तरह से भी ख्वाहिश थी कि तालीमी मिशन पे कुछ संजीदा काम हो, इसीलिए कुछ इदारों से जुड़ा हुआ हूँ। एक इदारा है अपने सामने जिसकी बात मैंने रखी थी लंच के पहले, तो उसी सिलसिले में अभी जो मशवरा होगा, जो हमारे बड़े हैं मंसूर भाई हैं या मुजफ्फर भाई हैं या और भी लोग जो भी हैं वो जो जैसा बताएंगे वैसा किया जाएगा। लेकिन कुछ रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करना मकसद है और इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम लोगों की पर्सनालिटी में इंसान स्कूल जाने से हमको तो समझ में आता है कि बहुत फ़र्क पड़ा। हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ से और बहुत कुछ हमारे अंदर है, तो हमें भी समाज को लौटाना चाहिए। समाज से बहुत कुछ लिया है हम, जैसे बहुत से लोगों की हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि आप ऐसा नहीं करते हैं, वो ऐसा करता है, फलाना ठिकाना, लेकिन इससे ऊंची बात तो ये है कि हमने क्या किया है अभी तक। हम पर्सनली हर आदमी अपने आप को झांके कि पर्सनली उसका कंट्रीब्यूशन क्या है समाज को, उसने क्या लौटा के दिया है, इस पर गौर करना चाहिए। तो फिर आदमी दूसरों को क्रिटिसाइज करना छोड़ देगा। कमियां तो आदमी में होती हैं। मैं अपनी याददाश्त को बहुत पहले ले जाना चाह रहा था। आज बैठे बैठे रिकॉल कर रहे थे हम लोग 1979 के अक्टूबर नवंबर में कहीं उर्दू किसी अखबार में बिहार में इंसान स्कूल के बारे में छपा था। तो मेरे बड़े भाई गए थे देखने के लिए, तो वो आ करके उनको बहुत पसंद आया। बोले कि अगर हम लोग इस लायक होते कि वहाँ एडमिशन ले सकते तो हम लोग एडमिशन लेते, बहुत अच्छा है। लेकिन नॉस्टैल्जिक जो होता है आदमी का, मतलब मिजाज घर में रहने वाला, तो हम लोग भी जाना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर हम लोग दोनों भाई, मैं और जिया और इलियास, हम तीनों एक साथ ही गए थे वहाँ। और 14 जनवरी 1980 को हम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो एक तरफ इंसान स्कूल लिखा हुआ था, एक तरफ शिक्षा नगर लिखा हुआ था। अंदर गए तो सब तरफ छोटे छोटे बोर्ड्स थे, उस पर छोटे छोटे कोटेशंस लिखे हुए थे, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, हम बच्चे इंसान के। एक बहुत अजीब सा अनोखा सा एक्सपीरियंस था। सभी लोगों को हुआ होगा ये एक्सपीरियंस। तो मैंने बहुत फील किया था उसको, वो जो उनका कोटेशन था सैयद भाई का, हम बच्चे इंसान के, काम के और काज के, पढ़ने वाले लिखने वाले, सबकी सेवा करने वाले, सच्चाई है धर्म हमारा, सुख फैलाना कर्म हमारा, हंसते गाते रहते हैं, हर मुश्किल सह लेते हैं, देश प्यारा हमको है, इंसान प्यारा हमको है। और इसी तरह से जिसमें तराना भी है वहाँ का, इंसान बनेंगे हम इंसान बनाएंगे, कोई मतलब बहुत यूनिक है अपने आप में, मतलब इंसानियत की बात है। और इस चीज़ की बहुत कमी है। जो चीज़ हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है और जो आज के दिन में जो सियासी हालात हैं या मुल्क का जो माहौल बना हुआ है, हर तरफ एक अजीब सा एक मतलब डिवीजन सा है। इसको हम लोगों को जो सैयद भाई ने जो फॉर्मूला दिया है उसमें ये डिवीजन बहुत कम होता है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए
तो मेरा अभी का मैसेज तो यही है कि तमाम लोग इस बात पर गौर करें कि उन्होंने सोसाइटी को क्या बैक किया, चाहे वो इंसान स्कूल से पढ़ के हों या कहीं भी किसी भी अदारे से पढ़े हों, सोसाइटी को बैक क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पर हम लोग को गौर करना चाहिए। ये हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी को बैक करे और मल्टीप्लाई करके बैक करना चाहिए हमें, ठीक है। तो बस इन्हीं छोटी सी बातों से मैं चाह रहा हूँ कि अपनी बात को ख़त्म करूँ और मेरे लिए दुआ करें। और मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनके सपोर्ट के बगैर ये सब मुमकिन नहीं है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया है, तब जाके ये प्रोग्राम अच्छे से हुआ है। मंसूर भाई की गार्जियनशिप रही है, बहुत वक्त दिया गया। अब ये इसका मज़ा तब आएगा जब आगे चल के कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। ये भी बहुत खुशी की बात है कि हम सब मिले और आए और बातें हुई। ये कोई कम बात नहीं है कि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से सब लोग आ गए। एक स्कूल के नाम पे एक खिंचाव है, एक लगाव है, एक अपनापन है। सैयद भाई के नाम से, इंसान स्कूल के नाम से, बड़ी बात है। तो अब मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए इसके बाद मैं कल से मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे एक बहुत अजीज़ भाई हैं ज़करिया, वो आए हुए हैं दिल्ली से। दिल्ली को वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी बहुत संजीदा आदमी है और बहुत काम करने वाले आदमी हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो भी आकर के अपना एक्सप्रेशन पेज थोड़ा यहाँ पर दें अपने बारे में और दिल्ली के बारे में, और फिर उन्होंने क्या महसूस किया यहाँ पे उसको भी वो बताएं, ताकि आगे का काम हम लोग अच्छे से ले जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना दोनों धनबाद से ऐसे लोगों के बीच में जिन्होंने आपको पढ़ाया हो, बोलना सिखाया हो, चलना सिखाया हो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है बोलना। मुझे मुल्तान में है और बताया है कि कुछ कहना है कि बड़े भाई हैं हमारे, तो उनकी बात तो ये है। इंसान स्कूल से निकलने का एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं सुबह से ही बोल रहा था, नॉर्मली क्या होता है कि एजुकेशन आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। शफा ने बताया और मैं भी उसको बिलीव करता हूँ। कल यहाँ से निकलने के बाद मेरे जहन में आया कि पान खाया जाए। तो नूर हमारे दोस्त हैं, बैचमेट भी हैं, तो हमने कहा कि हमको पान खाना है। और इत्तेफाक से हमारे दोस्त ने एक पान की दुकान ढूंढी। वो भी हमारे दो सीनियर बोलते हुए चले जा रहे थे कि पान वहाँ पे मिल जाएगा। तो उस पर हम वहाँ पे पान की दुकान पे जब पहुँचे हैं तो हमने पान का ऑर्डर दिया। इत्तेफाक से वो लोग भी वहीं खड़े थे। मुझे लगा मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल सीनियर होंगे, तो इतना तो चलता है। तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि आप किस बैच के हैं, तो हमने कहा मैं 91 बैच का हूँ। तो मैंने भी कुछ दबे इसमें पूछा आप किस बैच के हैं, उन्होंने कहा मैं 80 बैच का हूँ। अब मुसीबत ये हो गई कि मेरे को लगा कि मैं पान खाऊं कि ना खाऊं। तो ये इंसान स्कूल में जो तरबियत का जिक्र हम सब सुन रहे थे सबसे, उसका नतीजा था। अदरवाइज मुझे डरने की क्या जरूरत है। मैं इस एज में आने के बाद मैं पान खा लूँ, सिगरेट पी लूँ, कुछ भी कर लूँ, क्या है। मगर ये जो चीज़, जो जज्बा था, जो कल से एहसास हुआ, ये इंसान स्कूल की देन है। वहाँ बड़े जो टीचर थे, बड़े भाई थे, वो आज भी हम लोग जज्बे में लेते जाएंगे। अब रहा बात दिल्ली की। हम लोग दिल्ली में तबरेज़ भाई काफ़ी दिनों के बाद आया। ऐसे तो फोरम था वहाँ पे, पर तबरेज़ भाई ने फिर जोड़ने का काम शुरू किया, तो एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फोरम बन गया है। और गाहे बगाहे किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी होती है, हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ से जुड़ने का। और कोई भी हमारे लायक अगर खिदमत का मौका मिलता है तो हम लोग इसको करते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरा है कि हम लोगों ने एक रिवायत बनाई है कि दिल्ली में कोई भी आदमी अगर हमारे को फ़ोन करता है तो हम 10 लोग ही सही, अगर संडे होता है तो लंच करते हैं,
या फिर हम उनके साथ डिनर का एहतमाम करते हैं। तो ये 2 रिवायत है। इनमें जितने भी बड़े भाई हमारे हैं जो कभी भी दिल्ली आते हैं तो मेरे तरफ से उनको दावत है कि हम लोगों को ज़रूर बताएं। जो बताते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, जो छिपाते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं। अपने छोटे भाई को मौका दें। तीसरी बात जो है वो ये है कि इंसान स्कूल के लिए जो बातें अभी हुई या हो रही हैं, आगे का जैसे मुमताज़ भाई भी कह रहे थे, शफा से भी हमारी बात हुई थी। शफा कुछ कहना चाहते थे, वो कुछ बात अधूरी रह गई है। ज़रूर जो लोग यहाँ पे इंतज़ामिया में हैं वो लोग जाएंगे और उनकी बातों को, क्योंकि इतने बड़े फोरम पे ये बातें नहीं हो सकती हैं। इंसान स्कूल के लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद में जितने भी लोग हैं उनके लिए सोचा जाए। मगर पहली प्रायोरिटी इंसानी स्कूल की हो, इंसानी स्कूल के बारे में सोचा जाए। उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन हमारे से होगा हम दिल्ली की टीम उसमें देने के लिए तैयार हैं। जो भी बड़े भाई हमारे को जिम्मेदारी देंगे, असातिज़ा जिम्मेदारी देंगे, हम उसको पूरे करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इंसान स्कूल के अलावा किसी चीज़ को हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई मौका देने के लिए। बहुत बहुत क्योंकि इस वक्त सारे अलमनाई यहाँ इकट्ठा है तो प्रोग्राम की तरतीब सब गड़बड़ हो गई है और सबको एक जोश जज्बा वलवला है। हमारे 1981 बैच में एक शाहिद मलिक साहब थे जिन्होंने रिजवानुल सईद साहब जो डूब रहे थे उनको बचाया था। तो हम सब मिलके शाहिद मलिक साहब को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं 1981 बैच। और दूसरा तोहफा हमारा येसु बाजी के लिए है जो सैयद भाई की बेटी हैं। तो एज ए टोकन ऑफ लव उनको भी हम 1981 बैच के लोग तोहफा देना चाहते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगी शाहिद मलिक साहब से और येसु बाजी से कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पर। रिजवानुल सईद आप भी तो आइए, जो बचा था बच गए आज हम डूबते डूबते। आंखें आंसू भरी पलकें बोझल घनी जैसे झीलें भी हो नर्म साए भी हो। आंखें गुजारिश करता हूँ वो भी दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, आ जाए जैसे आज ना थोड़ा बोल दिल का भड़ास निकाल मैं कोई भड़ास निकालने नहीं आ रही हूँ। भाई 81 बैच को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस वक्त। ऐसे तो मैं स्टूडेंट भी हूँ, सीए साहब की बेटी भी हूँ, लेकिन यहाँ पर जो खड़ी हुई हूँ वो 81 बैच की हैसियत से खड़ी हूँ। और मैं अपने तमाम बैचमेट की तरफ से खासतौर से शाहिद को मुबारकबाद देती हूँ। शाहिद हमारे बैच के बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे। ऐसे तो बहुत सारे स्कूल के छात्र थे, लेकिन मैं अपने ग्रुप के बारे में कह रही हूँ। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि शाहिद को हमारे ग्रुप की तरफ से हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। और हमारे ग्रुप में डॉक्टर शाद भी हैं, जो डॉक्टर शाद रिजवी जो दार्जिलिंग में हैं। इन सब लोगों को मंसूर भाई, रफीसा बाजी और मुजफ्फर भाई, मैं आप सबों को अपने 81 ग्रुप की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इंतज़ाम को किया है। और एक बात मैं जो ये कहना चाहूँगी कि आप सब इंसान स्कूल के एक फैमिली हैं, इस फैमिली के हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह हम लोग सब मिलजुल के उस फैमिली के जो भी ऊंच नीच है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक नाम लीजिए। अच्छा, आपकी आवाज़ सुना दे, बोलिए, जोर से बोलिए। शहजाद माइक पे है। शहजाद समदानी वॉच कर।
शहजाद समदानी जो हमारे क्लासमेट थे, इनके सबसे बड़े भाई तनवीर समदानी जो अब हम दुनिया में नहीं रहे, वो इंसान स्कूल के पहले बोर्डिंग में रहने वाले तालिब थे। बोर्डिंग तो मैं एक बार फिर से इस पूरी इंतजाम करने वालों को शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबको अपनी फैमिली का हिस्सा मानती हूँ। सैयद हसन साहब की फैमिली का